नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग खत्म होने को है। प्रचार खत्म हो चुका है, आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। इसके साथ ही कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या अब सियासी तनाव खत्म हो चुका है? सवाल ये भी कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, क्या वाकई उन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ना जाना जरूरी था या कुछ मुद्दों से बचा जा सकता था? पिछले 5 साल में सूबे की तस्वीर किस तरीके की हुई है, किस तरीके से बदली है, बेहतर हुई है? और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो दुनिया में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद। और मेरे साथ सवाल करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश की लगभग हर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहला सवाल यही कि अब चुनाव प्रचार तो लगभग खत्म हो चुका है। पिछले 15-16 साल से मैं लगातार आपको देख रहा हूँ, पूर्वांचल हमेशा आपकी प्राथमिकता में रहा है। जब आप सांसद थे तब आप दिमागी बुखार, जापानी बुखार का मुद्दा उठाते थे। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री के इस पहले कार्यकाल के तौर तक पूर्वांचल के साथ आप न्याय कर पाए हैं? जो आपका सपना था वो आपको लगता है कि आप पूरा कर पाए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया है। चाहे वह इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर जैसी घातक बीमारी रही हो, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत होती थी। चाहे वह आज़ादी के बाद उपेक्षित रहे इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य रहे हों, और चाहे आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इसको 5 वर्षों के अंदर लागू किया है। और ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को यहाँ निगली थी, हमने मात्र 4 से 5 वर्ष के अंदर उस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए, पूर्वांचल की बात हुई तो पूर्वांचल में 2 चीज़ें ज़रूर बहुत मशहूर रही। पहले तो मच्छर और उनसे जनित बीमारियां, दूसरी माफिया बहुत हम लोग सुनते आए चर्चा। बुलडोजर के तो मुझे लगता है कि अब अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत हो तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो उनके पास कोई है भी नहीं। लेकिन माफियाओं का पिछले कुछ दिनों से, जब से आपने रिपेयरिंग को भेजा है, तब से कुछ मुंडियाँ निकलने लगी हैं, कुछ आप बयान भी सुनने लगे हैं। तो इस बार क्या नया आयाम जुड़ने वाला है आपका? देखिए, मच्छर और माफिया, ये दोनों स्वस्थ समाज के सबसे बाधक कारकों में से हैं। एक व्यक्ति को अस्वस्थ करता है, दूसरा समाज को अस्वस्थ करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में इन दो बड़े बैरियर थे, और मच्छर की समस्या का कमोवेश समाधान हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, और शासन की अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं, प्रभावी ढंग से केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसने मच्छर की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया है, और माफिया का समाधान भी बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। हमने अगर कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे तो कार्य करेंगे, कोई संदेह नहीं। अगर किसी को कोई गफलत में है कि चुनाव
आ गए हैं तो अब वह कुछ भी कर ले, ये संभव नहीं है। कानून का राज ही होगा और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार नहीं देगी। ये सच है, 4.5 वर्षों तक ये माफिया दुबके हुए थे। इलेक्शन की नोटिफिकेशन के बाद ये अपने बिलों से रेंगते हुए दिखाई दिए हैं, बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं। और बहुत सारी जगहों में इनके वीडियो जिस तरीके से वायरल हुए हैं, धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसको संज्ञान में लिया है, कार्रवाई की है। अगर सुधरे नहीं तो व्यवस्था उनको स्वयं सुधार देगी। मतलब आप करेंगे 10 मार्च के बाद उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही होगी, लेकिन आप गर्मी निकाल रहे होंगे। मैंने कहा ना, ये तो व्यवस्था स्वयं उनकी गर्मी निकाल देगी। इन 5 सालों के अपने कार्यकाल के दरमियान कोई ऐसी योजना जो आपको लगती हो, या कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपको लगता हो कि यहाँ सबसे बेहतरीन काम हुआ है, इससे मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ? जैसे जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो मुफ्त राशन और मकान के लिए जो आर्थिक मदद है वो लोगों को लगता है कि हमें एक बड़ी राहत है। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने हर एक क्षेत्र में बेहतर करने का पूरा प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 2 इशू बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर के हर गांव में चर्चा होती है। एक, सुरक्षा का बेहतर माहौल, 5 वर्ष में कोई दंगा ना होना, 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण बनना, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाना। तो ये जो शांति और सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के भावनाओं के अनुरूप गरीब कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक मकान मिला है, हर धर्म हर जाति के, बिना भेदभाव के। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय मिला है। 1,21,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई गई, मजरों में बिजली पहुंचाई गई, और 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। 1,67,00,000 गरीबों के लिए रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए। 15 करोड़ गरीबों को हम कोरोना कालखंड में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी ये योजनाएं हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है, बिना भेदभाव के। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं देखी जा रही है। जो ज़रूरतमंद है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। बल्कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो उपेक्षित थे, जिनको कभी किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था। पहली बार उनको योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के समय। बनटांगिया है, मुसहर है, कोल है, थारू है, इन सभी जातियों को पहली बार इन योजना का लाभ मिलता है। आप फील्ड में गए कि इसी वजह से जो महिलाएं हैं वो खुद को ज़्यादा लाभान्वित महसूस करती नजर आई? मुझे लगता है ये भी हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि जितनी भीड़ आ रही है, जितने उत्साह के साथ आ रही है, आपको लगता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और महिला सशक्तिकरण और ख़ास तौर से बच्चियों का जो मैंने देखा, मुझे लगता है कि आपको उनसे क्या उम्मीद है जो अब निकल के आ रहा है उस बच्चियों का? आधी आबादी, देश की, प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने, परिवार में हो सकता है कोई मत भिन्नता, परिवार का पुरुष कुछ और रखता हो, लेकिन महिलाएं कोई भी हो, महिला हो, बेटी हो, बहन हो, इन सब ने एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल को अपना वोट दिया है। सुरक्षा के मुद्दे पर, गरीब कल्याणकारी योजना के मुद्दे पर, और बहुत सारी जगह महिलाओं को रोकने का प्रयास भी हुआ, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी अपने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।
क्या आपको लगता है चुनाव के प्रचार में जिन शब्दों का या जिन मुद्दों का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ, जिसमें हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, आतंकवाद, आतंकियों का समर्थन, गर्मी निकालना, 80-20, क्या इनसे बचा जा सकता था? सिर्फ विकास पर ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते थे, या आपको लगता है कि यूपी की ये हकीकत है जिनसे बचा नहीं जा सकता कि इन मुद्दों का जिक्र करें राजनीतिक दल अपने हिसाब से? हम तो विकास और गरीब कल्याण योजनाओं को ही केंद्रित मान करके चुनाव करना चाहते थे। मुद्दा जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का, उस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खलनायक जिन्ना को मुद्दा बनाया। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान भी था। जब हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे तब वो पाकिस्तान का मुद्दा उठाए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वह आतंकवाद को महिमामंडन करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो वो जातिवाद की बात करते हैं। ये मुद्दा उन्होंने बिखेरा, इन्होंने वो किया है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने वे सारे प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जिस तरह बीजेपी ने अपनी कैंपेन भी शुरू की वो की, आप लोगों ने उन अनाम शहीदों को सामने लाने की कोशिश की, और ख़ास तौर से मुझे याद आता है कि सुहेल देव के लिए जिस तरह के आपके प्रयास रहे। लेकिन इन पुरुषों की काट में, महापुरुषों के लिए जो आप लोगों का था, क्या आपको लगता है विपक्ष ने जाति भर कार्ड खेलने की कोशिश की, इनको महापुरुषों को जातिवाद में ढकेल दिया? मैं महाराज सुहेल देव का जिक्र कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। उनका जातिवाद परिवार पर केंद्रित है। ऐसा भी नहीं कि समग्र जाति का कल्याण हो। एक ही परिवार, बाप और पुत्र की पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी देख लीजिए, उनके सहयोगी जितने दल हैं सबकी यही पार्टी है, बाप पुत्र की पार्टी है, बाकी किसी का कोई जगह वहाँ पर नहीं है। महाराज सुहेल देव को सही मायने में जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास में नहीं मिल पाया। और अगर किसी ने महाराज सुहेल देव को सम्मान दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने पहली बार उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। महाराज सुहेल देव के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ। बहराइच में जहां पर सालार मसूद गाजी को 3 लाख सेना के साथ परास्त किया था महाराज सुहेल देव ने, उस स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य विजय स्मारक बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार महाराज सुहेल देव के नाम पे कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस 55 साल तक प्रदेश में शासन की, देश में भी शासन की। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश में शासन की थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी 3 बार प्रदेश में शासन की थी। ये तो बताएं कि आखिर इस कालखंड में उन्होंने इन महापुरुषों के बारे में, महाराज सुहेल देव के बारे में, निषाद राज के बारे में, आज निषाद राज का किले का पुनरुद्धार का कार्य और सुंदरीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीर गोवर्धन में संत रविदास जी महाराज के जन्मस्थल की सुंदरीकरण का कार्य वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर और अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर चित्रकूट धाम या विंध्यवासिनी धाम के सुंदरीकरण का कार्य, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। विपक्ष बताएं तो उन्होंने आखिर किसी एक मुद्दे पर काम किया हो, वैदिक और पौराणिक महत्व से जुड़े हुए धर्मस्थलों या पौराणिक स्थलों के पुनरुद्धार या सुंदरीकरण का कार्य, देश के राष्ट्र रक्षक महायोद्धाओं को सम्मान देने का कार्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य, इनके एजेंडे में ये नहीं है। इन्होंने आतंकवाद को जरूर प्रश्रय दिया, इन्होंने पेशेवर माफिया और अपराधियों को जरूर प्रश्रय दिया। आज भी इनकी जो संवेदना जुड़ती है इन्हीं सब कारणों से उनके साथ जुड़ती है।
और ये सद्भावना के साथ इन मुद्दों को नहीं उठाते, दुर्भावना के साथ उठाते हैं। उनके पीछे लोक कल्याण भाव नहीं है, उसके पीछे अराजकता, उपद्रव और फिर से दंगा कराने की एक रणनीति का उनका हिस्सा होता है सब। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आपने इस 7 चरणों के चुनाव में तकरीबन 200 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, प्रचार अब खत्म हो चुका है, कैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा? बहुत ज़्यादा थकाने वाला था ये पूरा सफ़र? कोई ऐसा यादगार पल जब आप भावुक हुए हों किसी कार्यकर्ता या किसी जगह जाकर, या कोई ऐसी जगह या ऐसा क्षण जिससे आप आहत हुए हों? देखिए, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमने 5 साल के अंदर जो किया, जनता जनार्दन ने, खास तौर पर माताओं ने, बेटियों ने और नौजवानों ने उसको खुले हृदय से अप्रिशिएट किया। और हमारी रैलियों में वे आते थे, पूरा समर्थन देते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना पूरा आशीर्वाद भी देते थे। मैं बहुत बार पूछता था उन लोगों से, महिलाओं से नौजवानों से कि आखिर आप लोग हमारे पक्ष में इतना ऐसा क्यों आए, क्या है इसका कारण? वो कहते थे साहब आज हम सुरक्षित हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाते। वो इसी बात को कहते थे कि आज अगर हमारे मन में एक नया विश्वास जगा है, नौजवान बोलते थे हमें पहचान के संकट से मुक्त किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। ये बड़ी बात होती है। व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल दिखाई देता है जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। तो जनता जनार्दन का इस समर्थन हमारी साधना का एक प्रतिफल है और लोक कल्याण की साधना जो हमारी है उसका एक प्रतिफल है। और हम लोगों को अच्छा लगा कि वास्तव में हम लोग 5 साल तक जो करते रहे, दिन रात एक करने का प्रयास किए थे, उसका परिणाम जनता जनार्दन के आशीर्वाद पूरी हो पाई। और क्या अब हो पा रही है नींद? देखिए हम लोग पहले भी 18 से 20 घंटे काम करते थे, आज भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान थोड़ा ज़्यादा परिश्रम होता है, लेकिन अगर अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो इस मिशन के साथ जुड़ना तो पड़ेगा। पूरे चुनाव में अगर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दे छीन लिए हों आपने। कोरोना जब फोटो इतने छपे, यूपी को इस तरह कहा गया, हम सब ने देखा, दुनिया भर के अखबारों में उन्होंने छापा। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक ऐसा कारण था जिसको हर समय ये कहा जाता था कि आप आ गए सत्ता में, तब भी नहीं हुआ। लेकिन इस चुनाव में उन मुद्दों की कोई चर्चा विपक्ष की तरफ से नहीं हुई। आप पे कोई अटैक इस तरह से नहीं किया गया, क्या हुआ? विपक्ष ने अपने समय में कुछ किया नहीं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। उनके पास जिन्ना का महिमा मंडन, पाकिस्तान का गुणगान, आतंकवादियों, पेशेवर माफियाओं और अपराधियों के प्रति संवेदना के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बाहर कहाँ विपक्ष का दायरा है, इससे बाहर कहीं थे ही नहीं। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, कोरोना प्रबंधन देश का दुनिया में सबसे अच्छा और उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सबसे अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था विपक्ष के पास, और जनता बीजेपी के साथ समर्थन में खड़ी। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, शायद मुद्दों की ये कमी आपको लगता है कि भगवा रंग को जंग से जोड़ने तक आ गई कपड़े के? देखिए, संगत का प्रभाव होता है, ये संगत का असर होता है। जैसी संगत होती है वैसे संस्कार भी हो जाते हैं। तो जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हों, अब लोगों से भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हों, उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं। जो लोग राम, कृष्ण और भगवान शिव के अस्तित्व को नकारते रहे हों, उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्हीं की संगत के जो सहयोगी हैं, अब वो तो सीधे सीधे मंच से कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 6 महीने तक अफसरों का तबादला तक करने नहीं दिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे प्रचार? जनता जनार्दन उनको इस लायक छोड़ेगी नहीं कि जो बदला ले सके। इसका फैसला तो जनता जनार्दन 6 चरणों में भी कर चुकी है और कल 7वें चरण में भी इसका फैसला। आपको लगता है कि 7 चरण के चुनाव के साथ ही जो सियासी तनाव है वो खत्म हो गया है या नहीं? क्योंकि जो विपक्ष है वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि जाकर ईवीएम के बाहर अपनी जो चाक चौबंद है उसको बढ़ा दो, कार्यकर्ताओं को बढ़ा दो, पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर होनी चाहिए, पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ हो सकती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है।
देखिए, सतर्कता तो आवश्यक है ही, और अच्छी बात है ये कि ईवीएम की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी करनी चाहिए, पैरामिलिट्री और जो भी फोर्स है वो उसके साथ जुड़ी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारी चीज़ें व्यवस्था पहले से भी की गई होंगी और कर भी रहे होंगे। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं ये उनकी हताशा निराशा को बताता है। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो ईवीएम पर दोष मढ़ने का प्रयास करने का शुरुआत उन्होंने दूसरे चरण के बाद से शुरू कर दी थी, वो करेंगे अंततः। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं तो ईवीएम पे दोष मढ़ दो, ये उनका पहले से हो रहा है, आगे भी यही करेंगे। इसी पे बात करते हैं कि कैराना से पलायन रोकने में और उसको एक कामयाबी के तौर पर उसका श्रेय भी लिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपके आने पर वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, शायर थे कुछ। इन लोगों का क्या लगता है कि 10 तारीख के बाद इनको कहाँ जाना हो, कुछ इनके लिए होगी सुविधा? हर वह व्यक्ति जो समाज विरोधी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है, समाज की सुरक्षा के लिए घातक है, उसको प्रदेश देर सवेर छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी सबका स्वागत है, सबकी सुरक्षा, सबके सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की। जब ये लाइन कहते हैं तो विपक्ष कहता है कि देखिए योगी जी धमका रहे हैं हमको। हम धमका नहीं रहे हैं, हम उनको सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे आए जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज की जो बात कर रहे थे, आपने उसको जिक्र भी किया, कैसे फर्स्ट सेकंड फेज के बाद कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बहुत बात हुई कि देखिए वह कोई इशू नहीं था। मुद्दा केवल ये है कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, और हम दो टूक इस बात को कहते हैं कि सबके हित में, देश के 135 करोड़ लोगों के हित में है कि देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से ही चलना चाहिए। हमें किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वो किसी के हित में नहीं है। इसलिए देश संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इस कार्यकाल में ईमानदार जवाब आप दीजिएगा, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई कसक जो आपको लगती हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया, अगर मौका मिलता है, जनता चुनती है तो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो भी संकल्प थे उन सबको पूरा किया है, और जो कहा सो करके दिखाया है। आगे जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। कुछ नया विजन दिमाग में चल रहा है कि अगर जनता चुनती है दोबारा? हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने है। जो कुछ हुआ है उसमें एक निरंतरता बनी रहे, और शेष अन्य कार्यों के लिए हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक एक मुद्दे पर अपनी बात को कह दिया है। इस पूरे चुनाव के अगर हम लोग सारे फेज, क्योंकि लगातार हम लोग भी उसी दिन से 01 विधानसभा से घूम रहे हैं, बेरोजगारी को लोगों ने बताने की कोशिश की। एक आवारा पशुओं का मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभा में कहा कि उसको आपकी सरकार ने डील किया है अच्छे से। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों का क्या फ़र्क आपको लगता है कि कुछ? देखिए 2003 से 17 के बीच में 14-15 वर्षों तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन 14-15 वर्षों में जितनी नौकरी इन्होंने नहीं दी, अकेले हमने 5 वर्षों में उससे दुगनी नौकरियां प्रदेश में दी हैं। 5 लाख सरकारी नौकरी, और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण बना, इसमें 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। हमने अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार देने के लिए कहा है। अगर कोई परिवार में कोई सदस्य नौकरी पे नहीं है, स्वतः रोजगार या रोजगार के साथ नहीं जुड़ा है, तो अगले 5 साल के अंदर इस पर सरकार कार्य करेगी। हमने अपने उसको पहले ही कह दिया है। जहाँ तक बेसहारा गोवंश की बात है, देखिए विपक्ष के समय में अवैध तस्करी भी होती थी, गौ कसी भी होती थी, और अवैध बूचड़खाने भी चलते थे। हमने इन पे पूरी तरह लगाम लगाया है। अवैध बूचड़खाने बंद होने से जो गोवंश बचा, सड़कों पे आया, हमने उसके लिए हर जनपद में गौ आश्रय स्थल खोले हैं। 9 लाख गोवंश की समय हम देखभाल वहाँ कर रहे हैं।
दूसरी स्कीम उसमें हमारी है जिसमें हम लोग सहभागिता योजना के माध्यम से अन्नदाता किसानों को 4 गोवंश तक अनुमन्य करते हैं, वो अपने लिए रख सकता है, लेकिन हर महीने उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं और 900 रुपये हर गोवंश का उस परिवार को देते हैं जो जो बेसहारा गोवंश को अपने घर में रख करके उसका पालन पोषण करता है। तीसरी स्कीम है जिसमें गौआश्रय स्थल से ब्याही हुई गाय कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। हर महीने उसका वेरिफिकेशन भी होता है और 900 रुपये भी उसको हम हर महीने उपलब्ध करवाते हैं। ये 3 स्कीम हमारी चल रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में प्राकृतिक खेती के लिए बजट का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। यह गोवंश प्राकृतिक खेती के लिए बड़ा उपयोगी है। हम उस दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं। दूसरा, जो हमने गोआश्रय स्थल बनाए हैं इसको ऊर्जा के साथ जोड़ने का भी, इस पर व्यापक कार्य योजना बनेगी और आप देखना अगले 5 साल के अंदर इसमें व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। सवाल और जोड़ देता हूं कि इस तरह का बहुत बार, एक तो आपको सब लोग विपक्षी मठ में भेजने के लिए बड़े वो रहते हैं चिंतित, कोई भी पार्टी हो कहते हैं अब योगी जी मठ में चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे। एक तो ऐसा क्या है, दूसरा इस तरह का आरोप लोग विपक्षियों की जो लाइन रहती है कि साहब योगी जी पर तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो वो लैपटॉप बांटेंगे क्या, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे? देखिए हमारी कार्य पद्धति को सब ने देखा है और मैं लखनऊ में बैठ कर के मठ की तरह ही संचालित करता हूँ शासन की व्यवस्था को, जहाँ अनुशासन भी है, स्वच्छता भी है, पारदर्शिता भी है और लोक कल्याण के लिए एक साफ सुथरा चिंतन भी है। उस चिंतन को क्रियान्वयन करने के लिए एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता भी है। ये मठ ही कर सकता है, ये कोई जुआ घर नहीं कर सकता। और इसलिए मठ की तरह ही मैं वहाँ भी संचालित करता हूँ शासन की व्यवस्था को भी, और उसी का परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रदेश में ई बजट हमने लागू किया, ई कैबिनेट हमारे समय में लागू हुआ, ई ऑफिस की व्यवस्था हमारे समय में लागू हुई। देश के अंदर सर्वाधिक डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने वाला राज्य यूपी है और यूपी के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को भी जोड़ने वाली हमारी सरकार है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, ये भी हमने किया। पारदर्शी तरीके से नौकरी उनको हमने दी। तकनीक का बेहतर उपयोग क्या होता है किसी को जानना है तो यूपी देखें और विपक्ष को देखना है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को देखें। एक और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन 5 वर्षों में यूपी में हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान इतना निवेश नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो 7 चरणों का प्रचार है, आपका व्यक्तिगत असेसमेंट क्या है? क्या ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है या धर्म जाति के खांचे में, जैसे अब तक यूपी की पॉलिटिक्स होती आई? भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इस चुनाव में थी। हमने प्रभावी ढंग से अपने मुद्दों को रखा और जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद मिला है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। 2017 में नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर थे यूपी की पॉलिटिक्स में, 2022 में भी क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी न्यूज़ नेशन के साथ ये खास बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में हैं उन सवालों का जवाब दे रहे थे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़